हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ 2020 के सॉल्व करेंगे। यह है क्विज क्लास 51। सो लेट्स चेक फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस। मतलब कौन सा रिसर्च टेक्निक में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को फोकस करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर रिसर्च करते हैं। मतलब कोई ओल्ड डाटा है उसको लेकर जब हम रिसर्च करते हैं वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। मतलब दो चीज़ है, मतलब कोई एक घटाया तो कितना दूसरा बढ़ा, ऐसा हम देखते हैं। अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो नाइट्रोजन कितना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटल में, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोज फैक्टो, जहाँ पर रिसर्चर का जो वेरिएबल्स है उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब रिसर्च होने के बाद, मतलब यहाँ घटना घटने के बाद हम जाकर पहुंचते हैं उस सिचुएशन में, उसको कहते हैं एक्सपोज फैक्टो। मतलब होने के बाद हम जब जाते हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ किसी भी केस के बारे में स्टडी करते हैं। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो या कोई मर्डर केस हो, जब उसके बारे में हम इन डेप्थ जाकर उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो है केस स्टडी मेथड। तो यहाँ पर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इसके साथ आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो राइट आंसर इज 2। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी गारंटीज एकेडमिक फ्रीडम। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कोई एकेडमिक्स कोर्स होता है, सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है या कॉलेज है, वो अगर ऑटोनॉमी दे तो एकेडमिक फ्रीडम हो सकते हैं। मतलब एक कॉलेज या स्कूल आपको आपके इच्छा के अनुसार पढ़ने की मतलब परमिशन दे तो एकेडमिक फ्रीडम हो सकती है। सो दिस इज़ राइट। मतलब एक स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्टूडेंट को कुछ भी उसका पसंद का बुक पढ़ने का परमिशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, एकेडमिक फ्रीडम भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकेडमिक फ्रीडम इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। मतलब इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी ना दे तो हम एकेडमिक फ्रीडम नहीं हो सकता। लेकिन ये तो गलत है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोई एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, तो आप फ्रीडम नहीं पा सकते, ऐसा तो नहीं। आप घर पर जाकर कोई बुक पढ़ सकते हैं या दूसरी कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सोचिए कि आप एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं और वहाँ पर सिर्फ कोर्स के रिलेटेड स्टडी ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन न्यू एज में हम सोचिए यूट्यूब में जाकर कुछ भी सीख सकते हैं, या हम कुछ सोचिए कहीं गूगल में जाकर कुछ सीख सकते हैं। तो एकेडमिक फ्रीडम है, मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ना हो फिर भी हम एकेडमिक फ्रीडम पा सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 3। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एम ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ which of the following have co-benefits with sustainable development goal। ओके, जो sustainable development goals हमारे हैं उसके साथ कौन से जो goals है या objects है इसके साथ जाते हैं, मैच करते हैं इन स्कीम्स के। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ओके, मैं पहले बोल देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक गोल है, मतलब किसके बारे में है, मतलब सस्टेन करने को वर्ल्ड जो है जो पोल्यूटेड हो रहा है, ये पोल्यूटेड ना होकर थोड़ा और क्लियर रहे, साफ रहे, सुथरी रहे, और जो फ्यूचर जनरेशन है वो अगर कोई मतलब फ्रेश कुछ प्रेजेंट कुछ पाए। मतलब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर डेफिनेशन बताऊं तो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट
which not only needs of the present generation, मतलब ये present का तो ध्यान रख ही रहा है, उसके साथ but also generates the abilities among the future generation to achieve their needs. मतलब हमारा जो future generation आएगा वो भी fresh air, fresh food, fresh water पाए. ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कौन से मैच खाते हैं हम देखते हैं. तो मैं एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गोल्स को बता देती हूँ. फर्स्ट इज दैट नो पॉवर्टी, सेकेंड इज ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17th है पार्टनरशिप टू द गोल्स. इसके साथ कौन से मैच करते हैं. फर्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके बारे में करता है, एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में, मतलब सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हम क्लीन एनर्जी की, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये होगा. नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किसके बारे में बात करते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्या कहता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करते हैं. लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कोई ओजोन लेयर की बात नहीं की गई है, तो नहीं होगा. नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट में भी जो सोलर कैप्रिकॉर्न रीजन है वहाँ पर जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसके बारे में बात की गई है, और मतलब क्लीन एनर्जी के बारे में बात कही गई है, तो पेरिस एग्रीमेंट होगा. नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. सो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में क्या बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी रहे, मतलब स्पीसीज जिंदा रहे. यहाँ पर भी क्या कहा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो ये भी हुआ. नेक्स्ट है नेशनल प्लान, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात कही गई है यहाँ. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 2ACDE, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. यहाँ पर है द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम needs to be introduced in order to expand unity of access to higher education. It is emphasized by, मतलब जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है ये कौन से हायर एजुकेशन स्कीम में या कौन से पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49. इनके बारे में डिटेल्स वीडियो आपको मैम के चैनल में डायनामिक स्टडी में मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है द एजुकेशन कमीशन 1964-66. यहाँ पर भी नहीं है, बात हुई है. नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, और लास्ट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई है, और यहाँ पर जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो 1985 में एस्टेब्लिश भी हुई है. सो द राइट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. Which of the following will be considered correct when T and L model is adhered to. ये TL क्या होता है? T मतलब टीचिंग, L फॉर लर्निंग. मतलब कौन से मॉडल में टीचिंग लर्निंग के बारे में करेक्ट बात कही गई है. ओके, फर्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स. मतलब टीचिंग अलग है, लर्निंग अलग चीज़ है, बोथ आर इंडिपेंडेंट्स.
सेकेंड है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल, मतलब ये टीचिंग एंड लर्निंग जो है एक साथ हो सकती है, मतलब एक रिलेटेड है दूसरे के साथ। थर्ड पॉइंट इज दैट टीचिंग कैन बी सो कॉल्ड इवन इफ देयर इज नो लर्निंग। टीचिंग कैन बी सो कॉल्ड, मतलब टीचिंग हो सकती है, वहाँ पर लर्निंग ना भी हो तो टीचिंग हो सकती है, मतलब आप कुछ सीखे ना लेकिन मैंने पढ़ाया है, ऐसा तो कोई बात नहीं। टीचर का मूल मोटो ही होता है कि स्टूडेंट लर्न करे। नेक्स्ट फोर्थ है देयर कैन बी लर्निंग विथ नो एक्ट ऑफ टीचिंग प्लेस, मतलब टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकती है। ये तो गलत बात है, आप गूगल से या कहीं से भी जान सकते हैं खुद कर पढ़ कर, टीचिंग ना भी हो तो सो ये भी गलत है। सो 2 नंबर पॉइंट करेक्ट है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल। यहाँ 4 लिखा है, दिस इज रॉन्ग, this is wrong, it's 2 is correct answer, so the right answer is 2. okay, teaching and learning are integral relationship. okay, next आते हैं, next question है given below are 2 statements. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड करेक्टफुली, मतलब अगर आप अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करें तो आपको टीचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छा बुक प्रोवाइड कर दूँ, आपको बुक का नाम बता दूँ, तो आपको टीचर का कोई ज़रूरत नहीं है और टीचिंग मेथड ही ज़रूरत नहीं है, अच्छे बुक बता देने से ही हो जाते काम, तो ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब ये जो ऑनलाइन मेथड है ये क्या करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग का जो मेथड है वो बहुत इम्प्रूव करता है, मतलब ऑनलाइन के थ्रू हम बहुत ज़्यादा कुछ जान सकते हैं, ये इम्प्रूव करता है टीचिंग एंड लर्निंग मेथड को, तो ये ठीक है। सो द राइट आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, पहला वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी एंटीथेटिकल टू वेदास, एंटीथेटिकल का मतलब क्या है, विरुद्ध, जो अपोजिट है, दैट इज अपोजिट, मैं लिख देती हूँ OPPOSIT, एंटीथेटिकल इज अपोजिट, मतलब ये जो इंडियन फिलोसफी वेद के अपोजिट है, वेद अगर इस तरफ है तो ये दूसरी तरफ है, दोनों अपोजिट है। सो कौन से ये आपको जानना होगा। सो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 2, हाँ इसका आंसर होगा 3, मतलब कौन सा वाला, C, D and E, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक। सो ये 3 जो है ये एंटीथेटिकल है वेदास के, मतलब वेद के फॉर कौन से हैं, मतलब वेद के पक्ष में कौन से हैं, वो है पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। सो देयर वी कैन गेट 2 क्वेश्चंस। सो वेद के एंटीथेटिकल है बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक, और वेद के सपोर्ट में है पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक सिलोजियम दिया हुआ है और इसको बताने यहाँ पर उपनयना कौन सा है। फर्स्ट है द हिल हैज़ फायर, मतलब एक पहाड़ है वहाँ पर आग लगी हुई है। नेक्स्ट बी कह रहा है बिकॉज इट इज स्मोक, क्योंकि वहाँ पर धुआं है। थर्ड है वॉट एवर हैज स्मोक हैज़ फायर, जहाँ भी धुआं होती है वहाँ पर ही आग होती है। डी ऑप्शन कह रहा है दिस हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवेरेबली एसोसिएटेड विथ फायर, मतलब जो पहाड़ है वहाँ पर पहाड़ के अंदर जो धुआं है वो आग के साथ रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और फिफ्थ है देयरफॉर दिस हैज़ फायर बिकॉज, मतलब वहाँ पर आग है पहाड़ में। तो यहाँ पर उपनया कौन सा है, और उपनया का मतलब क्या है, उपनया का मतलब है, मैं लिख देती हूँ, इट इज़ एप्लीकेशन, APLICATION,
TION मतलब एप्लीकेशन, ओपन आयना मतलब एप्लीकेशन। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें मतलब देखें कि द एक्ट ऑफ लीडिंग और द एनलाइटनमेंट और नियर द आई मतलब आँखों के सामने जो हो रहा है, मतलब एप्लीकेट कर रहे हैं हम। जब ना कोई चीज़ सीखी है, मैंने मैथ सीखी है, तो उसको जब हम अप्लाई करेंगे वो है उपनयन। तो ये उपनयन का कौन सा है? अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ही हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली रिलेटेड टू फायर, मतलब एक पहाड़ है, वहाँ पर जो धुआं है वो आग के साथ रिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, मतलब 3 आंसर है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक टीचिंग लर्निंग अ सब टाइप ऑफ, ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब OTT नहीं सॉरी, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ये डायनेमिक स्टडी सोचिए या कोई भी यूट्यूब एजुकेशन चैनल जो है वो क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग का सब टाइप कौन सा सब टाइप है? फर्स्ट ऑप्शन इज टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड डाइवर्सन, मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर जो डाइवर्सिटी आ रही है वो है यहाँ, या कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर, या ये ऑनलाइन टीचिंग आने की वजह से लर्निंग कल्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, ये क्या? या कॉमेडिकल कोलैबोरेशन, मतलब व्यावसायिक या बिजनेस ओरिएंटेड कोई कोलैबोरेशन है, या ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है। सो द राइट आंसर इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज द राइट आंसर। बिकॉज आप सोचिए स्कूल में पढ़ते हैं और कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं और वो सीख जाते हैं। दिस इज सब टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, मतलब स्कूल में ना सीख पाए तो इधर सीख पाएंगे ना, सो दैट इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन लॉजिक में द प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म, मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन लॉजिक में जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म में जो माइनर टर्म होता है उसका और एक नाम क्या है? इसका और ये जो मिडिल टर्म में माइनर टर्म है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पक्षधर्मिता। ओके, so that is the right answer. Thank you for this lecture.